हेलो बेटाज, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत जबरदस्त और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब क्योंकि यह टॉपिक बहुत इजी है, लेकिन जिस बच्चे ने इस टॉपिक को फील करके पढ़ लिया उस बच्चे का एक भी सवाल इस टॉपिक से गलत नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों का इस टॉपिक से सवाल गलत हो जाता है क्योंकि वो फील करके नहीं पढ़ रहे होते हैं, है ना। वो मतलब रट लेते हैं चीज़ों को, फील नहीं ले पाते हैं। अगर आप फील कर लेते हो तो बोर्ड्स लेवल का, नीट लेवल का और जेई लेवल तक का सवाल आपसे कभी भी गलत नहीं होगा और आप बहुत जल्दी शॉर्ट तरीके से आंसर दे पाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले आप फ्लक्स को जान लीजिए। फ्लक्स क्या होता है, देखो मान लो आपके पास एक पानी की पाइप है। मान लो ये पानी की पाइप है, बहुत बढ़िया। पानी यहां से कूद रहा है, पानी यहां से फ्लो हो रहा है, बाहर निकल रहा है, बहुत बढ़िया। मैं जानना चाहता हूं, मेरे पास ये एक रिंग है, एक एरिया है, बहुत बढ़िया। मैं जानना चाहता हूं कि इस एरिया में से कितना पानी निकला, बहुत बढ़िया। तो आप कहेंगे कि भाई सारा का सारा पानी इस एरिया में से निकल जाएगा अगर मैं पानी के बिल्कुल सामने इस एरिया को रख दूं। हाँ, बहुत बढ़िया। तो एक पर्टिकुलर एरिया में से निकलने वाले पानी को हम वाटर फ्लक्स कह सकते हैं, बहुत सही। एक पर्टिकुलर एरिया में मैंने फूंक मारी और निकलने वाली हवा को हम एयर फ्लक्स कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस बला का नाम है उसको समझिए। सोचो, एक एरिया में से निकलने वाले पानी को हम वाटर फ्लक्स कह सकते हैं, एक एरिया में से निकलने वाली एयर को हम एयर फ्लक्स कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? ऐसी क्या चीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में कि वो गुजर सकती है कहीं से? तो आप कहेंगे ऐसी चीज का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। बहुत सही, ये कॉन्सेप्ट पकड़ गए कि एक पर्टिकुलर एरिया में से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। मतलब अगर ज्यादा लाइनें निकली मतलब ज्यादा फ्लक्स है, थोड़ी बहुत एक आधी लाइनें निकली, बहुत कम लाइनें निकली तो हम कहेंगे कम फ्लक्स है। क्या हम लाइनों गिन सकते हैं? नहीं, लेकिन उनका मेजरमेंट कर सकते हैं, माप सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं कि भाई ज्यादा लाइनें गुजरी होंगी या कम लाइनें गुजरी होंगी। उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मेजरमेंट कहते हैं। अब सुनो एक और कहानी। क्या यह बात जरूरी है कि एरिया भी हो और पानी भी बह रहा हो और उस एरिया में से पानी निकले ही निकले? ना बेटा, ये जरूरी नहीं है। कैसे जरूरी नहीं है? देखो, ये पाइप थी, पानी इसमें से कूद रहा था, निकल रहा था, बह रहा था। मैंने जब इस एरिया वेक्टर को इस तरफ से पकड़ के इसके सामने लगाया तो आप बोले सारा का सारा पानी निकलेगा। हाँ, सारा निकलेगा। लेकिन सोचो अगर मैं इसको ऐसे पुट कर देता इसके सामने तो क्या पानी की एक छोटी सी धारा भी इस एरिया के अंदर से निकल पाती? आप कहेंगे नहीं, सारा पानी तो साइड से ही गुजर जाता, बिल्कुल भी पानी इसके अंदर से नहीं गुजर पाता। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब सोचो हमारे कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहुत बढ़िया। मान लो इस तरफ से इस तरफ है, तो आप कहेंगे कि बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें इस तरफ से और इस तरफ आ रही होंगी। सही बात। अगर मैं इस लूप को ऐसे पकड़ूं तो आप कहेंगे कि भाई बहुत सारी लाइनें इस एरिया में से गुजर जाएंगी, मतलब इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे पकड़ दूं तो जो भी लाइन होगी वो इसके साइड से निकल जाएगी। इसके अंदर से तो कोई लाइन नहीं निकली ना, तो इसके अंदर से तो कोई लाइन नहीं गुजरी ना, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। मतलब यह हुआ कि अगर हमें यह पता करना है कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा तो दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो एरिया कितना है, क्योंकि एरिया ज्यादा तो गुजरने वाली लाइन ज्यादा, और दूसरा यह भी तो पता करना होगा कि लाइनें कितनी गाढ़ी हैं, लाइनें कितनी पास पास हैं। सोचो अगर लाइनें बहुत पास पास हुई तो इस छोटे से एरिया में से ही बहुत ज्यादा लाइनें गुजर जाएंगी, मतलब बहुत ज्यादा फ्लक्स होगा। लेकिन अगर लाइनें दूर दूर हैं, है ना, दूर दूर है, कहीं कहीं है, तो इस एरिया में से लाइनें कम गुजरेंगी। मतलब फ्लक्स का निर्धारण तीन चीजों से होगा। पहला, एरिया कितना है, बहुत सही। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें कितनी गाढ़ी हैं, उनको कौन बताएगा? उनको इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो लाइनें पास पास गाढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम, तो लाइनें दूर दूर, मतलब लाइनें दूर दूर है, कम गुजरेंगी। और तीसरा, अभी आपने क्या सीखा था कि यह भी देखना होगा कि पानी किधर, एरिया किधर। अगर एरिया की डायरेक्शन बदल दोगे तो भी फ्लक्स, निकलने वाली लाइनें गुजरनी है वो कम या ज्यादा हो सकती हैं। तो तीन चीजें इस बात का निर्धारण करेंगी कि फ्लक्स कितना गुजरेगा। पहला,
इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग तो लाइनें गाड़ी तो ज्यादा गुजरेंगी, बहुत बढ़िया। दूसरा एरिया बड़ा तो ज्यादा लाइनें गुजरेंगी। तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच बनने वाला एंगल। अब आप सोचोगे अरे एरिया वेक्टर थोड़ी ना होता है, अरे एरिया वेक्टर होता है। ये बोर्ड है, इसका एरिया है ना, एरिया है। लेकिन अगर इसी बोर्ड को ऐसे की जगह मैं ऐसे खड़ा कर दूं तो क्या आप इस पे लिखी हुई चीजें देख सकते हो? कभी नहीं देख सकते। क्यों भाई? बोर्ड तो था, देख क्यों नहीं पाई? अरे सर इसकी डायरेक्शन बदल दी, मतलब एरिया की डायरेक्शन बदल दी ना। एरिया की डायरेक्शन होती है ना, हाँ याद रखना, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है। बहुत बढ़िया। तो भाई डायरेक्शन होती है तो होती किधर है ये भी बताओ? बिल्कुल बताएंगे। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा सतह के, प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। बहुत बढ़िया। मतलब ये जो बोर्ड है, अगर इस बोर्ड को मैं हटा दूं, यहां से सामने ले आऊं आपके, मान लो मेरी हथेली है, हथेली से ही समझो, हथेली है, इस हथेली का एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? इस हथेली के एरिया की डायरेक्शन इस हथेली के प्लेन के सतह के परपेंडिकुलर होगी। मतलब वो जो डायरेक्शन मैं आपको बोल रहा हूं वो इसके परपेंडिकुलर होगी। अब परपेंडिकुलर तो दो तरह से हो सकता है, एक तो इस तरफ भी परपेंडिकुलर हो सकता है, एक इस तरफ भी परपेंडिकुलर हो सकता है। मतलब क्या दो डायरेक्शन होंगी? हाँ। अगर एक सिंगल आपके पास सरफेस है ना, बंद सरफेस नहीं है, तो सिंगल अगर कोई प्लेन सरफेस है तो उसके एरिया वेक्टर की दो डायरेक्शन हो सकती हैं। जरूरी ये है कि वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, आप अपनी सुविधा से चुन सकते हैं। लेकिन अगर कोई सरफेस बंद है, जैसे रूम बंद है, इसकी हर दीवार की डायरेक्शन तो होगी, बिल्कुल होगी, परपेंडिकुलर होगी, बिल्कुल होगी। अब मान लो ये दीवार है, ये बोर्ड जिस दीवार पे लगा हुआ है उसी की बात कर लेते हैं। ये दीवार है, इसके दो परपेंडिकुलर हो सकते हैं, एक तो अंदर की तरफ आपकी तरफ और एक दीवार से बाहर की तरफ। तो कौन सा माने भाई? बेटा उस केस में आपको जो बाहर की तरफ है ना वो डायरेक्शन माननी पड़ेगी। मतलब परपेंडिकुलर तो होगी ही होगी बंद सरफेस की डायरेक्शन, लेकिन बाहर की तरफ होगी। लिख रखा है क्लोज सरफेस में एरिया की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। लेकिन अगर क्लोज सरफेस नहीं है तो भाई तेरी मर्जी चलेगी, जो तू चाहे वो मान सकता है सुविधा के अनुसार। बहुत बढ़िया। चलो फ्लक्स को डिनोट इस सिंबल से करते हैं। बहुत बढ़िया। फ्लक्स तीन चीजों पे डिपेंड किया, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड किया, हाँ, एक एरिया पे डिपेंड किया, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, हाँ, एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, हाँ, और एक एंगल पे डिपेंड किया, तो एंगल का कंपोनेंट भी रखेंगे कोस थीटा। ये थीटा किस किस के बीच का एंगल है मेरा बेटा? यह है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर के बीच का एंगल है। हाँ, मतलब कि अगर थीटा बदला तो फ्लक्स बदलेगा। हाँ, फील ले हो भाई। एरिया है इसके अंदर, हाँ, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, राइट साइड है, आपके राइट साइड है, ठीक है। अगर आपने इस एरिया को इसके सामने ऐसे रख दिया तो सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड, बहुत बढ़िया। इस एरिया की डायरेक्शन भी राइट साइड मान सकते हो, दोनों तरफ मान सकते हो, तो राइट साइड मानेंगे भाई। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, और कोस 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोस 0 1 हो जाएगा, इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? बहुत अच्छा फ्लक्स हो जाएगा अपने पास, सीधा ई डेल्टा एस। हाँ, होना ही था भाई। सारा का सारा गुजरता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें इसमें से निकल जाएंगी, अच्छा फ्लक्स होगा ना। लेकिन अगर मैं इसको टर्न कर दूं, इसके थीटा को बदलता जाऊं, तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें इसमें से गुजरने वाली बहुत कम हो जाएंगी। अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो क्या होगा? फील करो, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड, एरिया की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर आपकी तरफ, एंगल कितना बना भाई? 90 डिग्री। कोस 90 क्या होगा? 0। मतलब फ्लक्स क्या होगा? 0। और हम फील भी कर पा रहे हैं कि इसमें से इस केस में तो कोई भी लाइनें नहीं गुजरेगी भाई, सारी लाइनें साइड से निकल जाएंगी। हाँ, मतलब हमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए जो एरिया वेक्टर के सेम डायरेक्शन में हो या उसके बिल्कुल अपोजिट हो, जब भी लाइनें गुजर सकती हैं। तो ये डायग्राम तुम्हारे लिए बनाया भी है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है ना। एक प्लेन सरफेस से मैं आपको लेके बता देता हूं, जैसे इसको देखो, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, इस तरफ है, सही बात, बहुत बढ़िया है ना।
एरिया ये है, तो क्या तुम्हें ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए? ना 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 ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हिस्सा चाहिए जो इसके अंदर से गुजरे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हिस्सा जो इसके पैरेलल गुजर जाए, उसका कोई फायदा नहीं है। तो अब सोचो, अगर इधर एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एंगल थीटा, तो हमें तो इस तरफ वाला इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो ये ई कोस थीटा हो जाएगा इधर। बहुत बढ़िया। तो यहां से भी आप फील कर सकते हो ई कोस थीटा गुणा एरिया, और यहां से भी फील कर सकते हो ई कोस थीटा गुणा एरिया। फॉर्मूला कैसे बना, पता चल गया रे बेटा? हाँ पता चल गया भाई, मौज हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला ये बन चुका है। फ्लक्स कब अच्छा होगा? जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल या एंटी पैरेलल हो। फ्लक्स कब जीरो होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो। बहुत बढ़िया। एक और बात ध्यान से सुन लीजिए कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन राइट साइड है, लेकिन प्लेन इस तरफ है। तो कोई आपसे ये कहे, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, आपसे ये कहे कि भाई जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो सरफेस है, जो एरिया है, उसका प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ध्यान से सुनना, मैं अब एरिया वेक्टर नहीं कह रहा, मैं एरिया का प्लेन, सतह, सरफेस कह रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, सतह उसके परपेंडिकुलर है, तो भी बहुत अच्छे से फ्लक्स गुजरेगा। आप फील कर लेना, सतह परपेंडिकुलर होना और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होना दोनों अलग बातें हैं। प्लेन परपेंडिकुलर होगा तब अच्छा फ्लक्स गुजरेगा, और एरिया वेक्टर पैरेलल होगा तब अच्छा फ्लक्स गुजरेगा। अगर आपने प्लेन को पैरेलल कर दिया तो भाई कोई भी फ्लक्स इसके अंदर से नहीं गुजरेगा। तो ये दो बातें ध्यान से सुन लेना कि एरिया वेक्टर क्या होना चाहिए, मैं यहां लिख भी देता हूं। एरिया वेक्टर जो है वो होना चाहिए पैरेलल या एंटी पैरेलल। बहुत बढ़िया, जब अच्छा फ्लक्स गुजरेगा, है ना। और ये जो प्लेन है एरिया का, यह क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए, जब अच्छा फ्लक्स गुजरेगा। बच्चे अक्सर इसी बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एरिया वेक्टर की बात हो रही है, प्लेन की बात हो रही है। सवाल में प्लेन दे देगा, आपने पढ़ लिया एरिया वेक्टर। ये दोनों बातें सेम हैं। हाँ बहुत बढ़िया। अब एक सवाल कर लेते हैं, सुनना बहुत ध्यान से, मेरी बात सुनना, ठीक है। क्या हमेशा यही फॉर्मूला यूज होगा? नहीं, यह फॉर्मूला जब तक यूज होगा जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बदल गया तो फॉर्मूला बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, उसकी भी फील ले लेते हैं जरा। सुनिए ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। मैंने कहा इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो इधर है, बोर्ड की तरफ है, एरिया ऐसे रखा है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो कांस्टेंट नहीं है। इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, इस जगह पे 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 अलग है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस एरिया को भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के और छोटा छोटा फ्लक्स से हर एक अलग अलग एरिया का निकालना पड़ेगा। छोटा एरिया मतलब ds, छोटे छोटे एरिया में से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना पड़ेगा और उसको जोड़ना पड़ेगा, मतलब उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला क्या बनेगा, उसको भी ध्यान से देख लेते हैं। जो फ्लक्स होगा अपना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इंटीग्रल फॉर्म में जो होगा, इंटीग्रेशन वाली फॉर्म में जो होगा, वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds, छोटा सा एरिया। यह होगा अपना फ्लक्स कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा हो, बदल रहा हो। यह कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। बहुत बढ़िया, जम गई बात। क्या हमेशा यह फॉर्मूला होगा? नहीं, यह फॉर्मूला जब के लिए है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। असली फॉर्मूला तो यह है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो, ई डेल्टा एस कोस थीटा। तो आप याद क्या रख सकते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो आप ये फॉर्मूला याद रखें, ई डेल्टा एस कोस थीटा। इसको मैं सिंपल मतलब वेक्टर फॉर्म की भाषा में क्या लिख सकता हूं, आप जानते हो कोस थीटा जब लग जाता है तो हम ये लिख सकते हैं फ्लक्स ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर, ये लिख सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको, ई डेल्टा एस कोस थीटा को हम डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब आप फील कर पाओगे कि हम 2-3 फॉर्मूला क्यों पढ़ते हैं।
ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। मौज होगी भाई। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है। तो एक सवाल कर लेते हैं, ठीक है, सवाल करेंगे। सुनो, कहा गया, इधर कर लेते हैं, कहा गया कि भाई ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ओके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। बहुत बढ़िया। एक्स एक्सिस पे कोई सरफेस रख दिया है भाई, ठीक है, कोई सरफेस रख दिया है। मैं सिंपल बनाने के लिए आपके लिए इसका एरिया लिख देता हूं। इसका एरिया है मान लीजिए 2 मीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। और कहा गया इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 10 आई कैप। अब आप समझ रहे हो आई कैप का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस की तरफ है, मतलब इधर है। बहुत सही, मौज हो गई भाई। कहता है बताओ इस एरिया से कितना फ्लक्स गुजरेगा। हम बोले भाई बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मास्टर ने ये कहा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला लगाना है। ये कह दो चाहे ये कह दो, लगभग सेम बात है। बहुत बढ़िया, चलो लगाते हैं। एरिया भी दे रखा है, हाँ लगाओ भाई। फ्लक्स टोटल जो होगा एक पर्टिकुलर एरिया से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, कितना है? 10 यूनिट न्यूटन पर कूलम। बहुत बढ़िया। अच्छा, गुणा एरिया, एरिया कितना है? 2 मीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। गुणा कोस थीटा, मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच बनने वाला एंगल। अब सोचो कोई सरफेस ऐसे रखा है आपके सामने, ऐसे ऐसे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो सुनो इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर इधर हो गई, इधर भी हो सकती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किधर मानने, दोनों तरफ मान सकते हैं। इधर हो गई, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, बहुत बढ़िया। थीटा कितना हो जाएगा? 0। कोस 0 कितना हो जाएगा? 1। ले भाई, गुणा 1। तो अपना जो फ्लक्स है वो आ गया 20। अच्छा, यूनिट क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की यूनिट लिख दो। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम, और एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो ये अपना फ्लक्स आ गया उस एरिया में से गुजरने वाला। बहुत बढ़िया। अब सवाल आते हैं भाई, नेट फ्लक्स के भी सवाल आते हैं कि नेट फ्लक्स कितना होगा, नेट फ्लक्स कितना होगा, नेट फ्लक्स कितना होगा। उसकी भी कुंडली निकाल लेते हैं। नेट फ्लक्स का मतलब ये है कि किसी बंद रीजन से गुजरने वाली लाइनें, कितनी लाइनें अंदर ही रह गई। अरे ये क्या कह रहे हो? हाँ सोचो, मेरे पास एक बंद डब्बा है, बहुत बढ़िया, बंद डब्बा है, ये डब्बा है। मान लो यहां से लाइनें घुसी 100 और यहां से लाइनें बाहर निकली 50। अरे ये क्या हुआ? 100 लाइनें घुसी, 50 बाहर निकली, कुछ लाइनें इसके अंदर ही रह गई। हाँ, उसी को हम नेट फ्लक्स कहते हैं। सोचो अगर यहां से 100 लाइनें घुसती और 100 की 100 लाइनें बाहर निकल जाती तो नेट फ्लक्स 0 होता। कैसे 0 होता उसको समझे, जैसे सवाल के माध्यम से आपको बताते हैं। एक इस टाइप का सवाल भी कर लेते हैं, डब्बे वाला सवाल कर लेते हैं। उसके लिए एक बार हम इसको रब कर लेते हैं, अब तक की कहानी को रब कर लेते हैं, और जो हमने सीखा है, जो हमने फॉर्मूला सीखा है, जो हमें अप्लाई करना है, उसको एक बार हम लिख लेते हैं, जो जो काम की बातें थी। यहां तक उम्मीद करते हैं आप सीख गए होंगे। अब एक बढ़िया सवाल करेंगे, उससे कॉन्सेप्ट और अच्छे रूप से क्लियर हो जाएगा। हमने क्या क्या सीखा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर, जिसको हम लिख सकते हैं ई डेल्टा एस कोस थीटा। बहुत बढ़िया। एक बात तो ये सीखे हम, इस बात को चिपका लो दिमाग के अंदर। एक बात ये सीखे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है तो जो फ्लक्स होगा वो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा पूरे एरिया का, जिस एरिया में से हम फ्लक्स जानना चाहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये दो बातें तो हमारे दिमाग के अंदर बैठ गई है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं। कोऑर्डिनेट सिस्टम फिर बनाएंगे भाई। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ओके भाई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। सही बात भाई, यहां तक बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट अब तक चमक गया है। आगे सुनो। मान लो मैं आपसे ये कहता हूं, यहां पे क्यूब रखा है, यहां पे एक क्यूब रखा है। हाँ, क्यूब रखा है, बहुत अच्छी बात है, क्यूब बना दिया भाई। यहां पे क्यूब रखा है, ठीक है। क्यूब आपको दिख रहा होगा। क्यूब की कितनी साइडें हैं? 6 साइडें हैं, है ना। क्यूब रखा है। कहा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 आई कैप। बहुत बढ़िया। और क्यूब की जो प्रत्येक साइड है,
एक साइड है, वो एक जो क्यूब की साइड है वो है मान लो 2 मीटर की। बहुत सही, आप फील करना, बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप फील करना। ठीक है, हमसे पूछा गया नेट फ्लक्स बताओ इस पूरे सरफेस में से, पूरे बंद डब्बे में से कितना फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स बताएं। अब सुनो, फील करके देखना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है, एक्स एक्सिस की तरफ है, तो मैं डब्बे के माध्यम से आपको समझाता हूं। वैसे तो क्यूब नहीं है, पर थोड़ी देर के लिए मान लो ये क्यूब रखा है, एक्स एक्सिस के ऊपर रखा है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है, कितना, 10 यूनिट है ना, 10 न्यूटन पर कूलम है। बहुत बढ़िया। क्या ये ऊपर वाला सरफेस, इसमें से एक भी लाइन गुजरेगी? आप कहेंगे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट साइड है, एक भी लाइन इसमें से नहीं गुजरेगी। सही बात। क्या इस सरफेस में से एक भी लाइन गुजरेगी? आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके पैरेलल ऐसे चला जाएगा, एक भी काट के नहीं गुजरेगा। बहुत बढ़िया, मतलब ये साइड अपने काम की नहीं है। नीचे वाली साइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चला जाएगा, नहीं है काम की। ये साइड जो मेरी तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड सहारे से चला जाएगा, नहीं है काम की। और ये बस ये सरफेस अपने काम का है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर घुसेगा, लाइन अंदर घुसेंगी, काट के लाइन एरिया में से गुजरेंगी, मतलब इस सरफेस में से फ्लक्स गुजरेगा। और एक ये अपने काम का है, इसमें से फ्लक्स गुजरेगा। बस 2 जगह से फ्लक्स गुजरेगा, तो हमें इन 2 जगहों पे ही फोकस करना है। बाकी जगह में हम कह देंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई लाइन नहीं गुजरेगी। तो ये आपके लिए शॉर्टकट हो गया, आसान सवाल हो गया है। बहुत बढ़िया। हमें सिर्फ इस साइड को देखना है, ये साइड रखी मैंने डार्क कर दी है, और एक इस साइड को देखना है। बाकी की ऊपर नीचे वाली और सामने वाली और पीछे वाली कोई काम की नहीं है। बहुत बढ़िया। अच्छा, इस जगह से गुजरने वाला फ्लक्स बताओ भाई। आप बोले मास्टर इस जगह से, इस एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स होगा E, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, डेल्टा S, हाँ, कोस थीटा। बहुत बढ़िया। मैं बोला बेटा सोल्व कर, इस एरिया को फर्स्ट एरिया मान लेते हैं, फर्स्ट एरिया मान लेते हैं। आप बोले देखो ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट साइड, कितने यूनिट, 10। एरिया कितना हो जाएगा, अगर एक साइड 2 मीटर की है तो 2 गुणा 2, एक स्क्वायर जैसी शेप बनेगी ना इधर, हाँ, तो एरिया हो जाएगा 4। बहुत बढ़िया। कोस थीटा, सुनो अब ध्यान से सुनना, अब आती है लॉजिक वाली बात। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड, इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन राइट साइड नहीं होगी, क्योंकि ये बंद सरफेस है, इसकी डायरेक्शन होगी लेफ्ट साइड। बहुत सही, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड राइट, एरिया वेक्टर लेफ्ट, मतलब एंगल बन गया 180 डिग्री। अरे हाँ भाई हाँ, एंगल बन गया है 180 डिग्री, तो कोस 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे 40 इंटू कोस 180 की वैल्यू होती है -1, तो अपना फ्लक्स आ गया -40 यूनिट्स। लो भाई, पहले सरफेस से फ्लक्स आ गया -40 यूनिट्स। यूनिट मैंने आपको बताई थी न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, वो आप लिख सकते हैं। बहुत सही। अब इस हिस्से की बात कर लेते हैं भाई। लो भाई, तुम्हारे सामने है ये हिस्सा, इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, अंदर की तरफ? ना 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 ना, बाहर की तरफ होगी भाई। हाँ, तो इधर एरिया वेक्टर और इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड था, आई कैप, एक्स डायरेक्शन में। अरे भाई ये तो सेम ही डायरेक्शन हो गई रे। अरे हाँ, सेम डायरेक्शन हो गई बेटा। तो भाई एंगल कितना हो जाएगा, अभी कुंडली निकाल देते हैं। दूसरे जगह से फ्लक्स कितना होगा, इस जगह की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो 10 ही होगा। बहुत बढ़िया। क्यूब है तो एरिया 4 ही होगा। बहुत बढ़िया। और थीटा हो गया 0 डिग्री। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, 40 और कोस 0 हो जाएगा 1। तो मतलब यहां पे हो जाएगा फ्लक्स अपना 40। फाई 2 कितना हो गया है, 40। नेट फ्लक्स पूछ रहा है हमसे, तो जोड़ दो भाई। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन नेगेटिव हो सकती है। अरे कैसे? अरे वर्क भी तो स्केलर था 11वीं में, वो भी तो नेगेटिव होता था। हाँ, टोटल फ्लक्स जोड़ना है तो अलजेब्रिक सम कर दो भाई, वेक्टर का कोई टेंशन नहीं। गुसा कितना, -40। देख लो भाई, निकला कितना, 40। टोटल नेट कितना आ गया, 0। मतलब भाई जितना घुसा उतना ही अंदर निकल गया, जितनी लाइनें घुसी उतनी अंदर निकल गई, अंदर कुछ भी नहीं रहा। मतलब नेट फ्लक्स कितना आ गया है मेरा बेटा, नेट फ्लक्स कितना आ गया है मेरा बेटा, 0 आ गया है। बहुत बढ़िया, कॉन्सेप्ट एकदम धुआंधार तरीके से क्लियर हो गया है। तो ये था पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फील। अब जिस बच्चे ने इसको फील कर लिया है उसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में कभी भी फ्लक्स में दिक्कत आएगी नहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले सवालों में।
आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इनका तो आप ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा, मन लगा के पढ़ते रहें। इसके ऊपर बेस्ट सवाल आप भी करें और आगे हम भी करवाने की कोशिश करेंगे। गोज लॉ जब हम पढ़ेंगे उसमें भी इसका बहुत महत्व है, बहुत योगदान है फ्लक्स वाले कॉन्सेप्ट का। इसी के साथ पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।